हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि डेटा सफिशिएंसी होता क्या है और इसको सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या होती है। ये डेटा सफिशिएंसी प्री के एग्ज़ाम में मैंने बहुत रेयर ही देखा है। ये ज़्यादातर मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे आने वाले एग्ज़ाम SBI क्लर्क मेंस या RBI असिस्टेंट मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ चंद्रा पब्लिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है? डायरेक्शन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट नंबर्ड 1 and 2 given below it। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। रीड द बोथ द स्टेटमेंट एंड गिव आंसर। तो बेसिकली डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच होता है कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कौन सा डेटा यूज करके हमें मिल जाएगा। चाहे तो हमें स्टेटमेंट 1 का डेटा यूज करके मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, या तो स्टेटमेंट 2 के डेटा को यूज करके मिलेगा। ये हमें डिसाइड करना है। या तो दोनों में से ही नहीं मिल सकता है, या तो दोनों के डेटा को मिला करके हमें ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और ये हमारे 4 ऑप्शंस है। इन्हीं में से हमें अपने आंसर को सेलेक्ट करना रहता है। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ट्रेन A रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन B। मतलब ट्रेन A का जो डायरेक्शन है वो सेम है जो ट्रेन B का डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एंड ट्रेन A क्रॉसेस ट्रेन B इन 45 सेकेंड्स। अगर ट्रेन A ट्रेन B को क्रॉस कर रहा है, यानी ट्रेन A की स्पीड ज्यादा है तभी वो B को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये हम इस स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। अब रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट क्या होती है कि जैसे हम कार P में चल रहे हैं और अगर कोई दूसरी कार अपोजिट डायरेक्शन से आती है, Q, जैसे Q कार एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इस कंडीशन में जब भी दो व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है स्पीड ऑफ P प्लस स्पीड ऑफ Q। हमें ऐसा लगता है ना कि अगर कोई सामने से व्हीकल आती है तो वो बहुत तेजी से हमारे पास से पास कर जाएगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं। वही जब हम कोई कार में चल रहे हैं, सपोज T कार है हमारी और सेम डायरेक्शन में कोई दूसरी कार U चल रही है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन होने के चलते हमें ऐसा लगता है कि भले ही U की स्पीड ज्यादा हो फिर भी हमें लगता है वो थोड़ी स्लो चल रही है, क्योंकि वो हमारे साथ ही चलती है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, दैट्स वाई। तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, जैसे U की स्पीड इस कंडीशन में अगर सपोज करते हैं कि ज्यादा है तो वो माइनस हो जाएगी T की स्पीड से, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो व्हीकल चल रहे हैं तो स्पीड को ऐड कर देने का है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस कर देने का है, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन B। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यही फॉर्मूला होता है।
तो हमें पता है कि ट्रेन ए की जो डायरेक्शन है वो ट्रेन बी के डायरेक्शन दोनों सेम है। तो जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड यही हो जाएगा, माइनस हो जाता है। और हमें पता है कि ट्रेन ए की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए हमने ट्रेन ए की स्पीड को पहले लिखा है। ये हो गई हमारी स्पीड। और कितने टाइम में क्रॉस करता है? 45 सेकेंड्स, ठीक है। और लेंथ डिस्टेंस कितना कवर करेगा? जैसे ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है सेम डायरेक्शन में, तो ट्रेन ए को अपना लेंथ का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा प्लस ट्रेन बी के लेंथ का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ठीक है। अब हमें देखना है कि किस स्टेटमेंट के डेटा से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ट्रेन ए क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। तो ट्रेन ए 20 सेकेंड्स में 200 लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। तो जैसे ये 200 मीटर ये प्लेटफॉर्म का लेंथ है और ट्रेन ए इसको क्रॉस कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन क्या हो जाएगा? उसका अपना लेंथ और ये 200 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस 200 मीटर, और उसको डिवाइड करेंगे हम स्पीड ऑफ ट्रेन ए से, तब हमारा निकलेगा ये टाइम 20 सेकेंड्स। अब आगे बोल रहा है वाइल अ मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। और जो आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रेन ए क्रॉस करता है 10 सेकेंड्स में। तो हम इस कंडीशन में 10 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है मैन को, तो इसमें हम टोटल लेंथ कवर्ड क्या हो जाएगी ट्रेन ए की? ये जब वो मैन को क्रॉस करता है तो इसमें हम प्लेटफॉर्म की लेंथ को नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि सिर्फ वो मैन को क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो इसमें सिर्फ हम जो ट्रेन ए की जो लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है, टाइम लगाया है उस मैन को क्रॉस करने के लिए। तो यहां पर ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन ए लिखेंगे और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए लिखेंगे, तो ये 10 सेकेंड आना चाहिए। तो अब जब हम इस इक्वेशन इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन ए बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस 200 बाय स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 20। और हमें पता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना दिया हुआ? 10, मतलब ये चीज़ पूरी 10 है, ठीक है। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा? 200 बाई स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू 10। ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई? 20। ये हो जाएगा 20, और सब कुछ क्या था? ये मीटर में था और ये सेकंड में था, तो ट्रेन ए की स्पीड क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। जब हमने यहाँ पे ये ट्रेन ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड निकाल ली है, तो जब यहाँ पर हम 20 मीटर पर सेकंड को रखते हैं और ये था 10 सेकंड, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए क्या हो जाएगा? ये 20 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। तो इससे स्टेटमेंट 1 के डेटा से हमें ये पता चल रहा है कि ट्रेन ए की लेंथ है 200 मीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन ए है 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इससे ये तो नहीं पता चल रहा कि ट्रेन बी की स्पीड क्या है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 से हमारा अबव क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। अब हम स्टेटमेंट 2 के डेटा को चेक करेंगे। हमने देखा था कि स्टेटमेंट 1 के डेटा से हमारा
ऊपर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं निकल पाया था। हमें डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को बनाते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को हमेशा स्टार्टिंग में दोनों को एज अ सेपरेट यूनिट मानना है। अगर दोनों में से किसी से भी आंसर अगर नहीं आता है हमारा, तो फिर हमें इन दोनों के स्टेटमेंट के डेटा को हम कंबाइन कर सकते हैं। और अगर उसके कंबाइन करने के बाद भी अगर हमारा आंसर नहीं आता है, तो फिर हम ये डी ऑप्शन को टिक करते हैं दैट डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं आया था, तो आइए अब स्टेटमेंट 2 के डेटा से चेक करते हैं कि अगर हमारा आंसर आ जाए। तो क्या बोल रहा है, ट्रेन बी क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। तो जो ये ट्रेन बी जा रहा है, तो वो 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को वो 25 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 25 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना हो जाएगा, एक तो अपना उसका लेंथ यानी ट्रेन बी का लेंथ प्लस 250 मीटर्स, इतना वो कवर करेगा डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस 250 मीटर्स, और फिर डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये हो जाएगा। तो अब हमें निकालना था स्पीड ऑफ ट्रेन बी पूछा था, ठीक है, लेकिन यहां पर तो हमको लेंथ ऑफ बी तो पता ही नहीं है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी हम कैसे निकाल पाएंगे। तो हमारा स्टेटमेंट 2 से भी हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि बोथ स्टेटमेंट के डेटा को हम कंबाइन करके देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने पहले स्टेटमेंट के डेटा से क्या क्या निकाला था कि हमारा ट्रेन ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन ए हमारा निकला था 200 मीटर, ये स्टेटमेंट 1 से निकला था। तो एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर इस इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी, 20 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये लिख सकते हैं। और फिर 200 को इधर इक्वल टू के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 200, यही हो जाएगी एल बी की वैल्यू। अब यहां पे नीचे वाले में एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बी इज इक्वल टू, ये एस बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 एस बी माइनस 250, यही हो जाएगा। अब फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 45 इंटू 20 मतलब 900, फिर क्या होगा 45 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, और फिर माइनस 200, माइनस 200 तो कितना हो जाएगा 700 माइनस 45 इंटू ट्रेन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर भी है एल बी, अब इस एल बी की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 700 माइनस 45 एस बी इज इक्वल टू 25 एस बी माइनस 250, ठीक है। तो अब जब हम 250 को इधर लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 950 इज इक्वल टू, और जब हम 45 को इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा 25 में, तो कितना हो जाएगा 70 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो अब स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या हो जाएगी 95/7, और ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रेन ऑफ स्पीड, ट्रेन बी का स्पीड आ गया। तो जब हम दोनों स्टेटमेंट के डेटा को मिलाते हैं तो हमारा ये ट्रेन बी का स्पीड आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर टूगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। बस हमें इतना स्टार्टिंग से ध्यान रखना है कि हमें पहले स्टेटमेंट 1 के डेटा को लेना है, फिर हमें स्टेटमेंट 2 के डेटा को लेना है, फिर
उससे भी आंसर दोनों में से नहीं आया तो फिर मिला के देखना है कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आया तो हमें पता है कि ऑप्शन डी को टिक कर देना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ई है मेरा आंसर, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आइटम इज 1200 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 20% हैज बीन गिवन ऑन इट। मतलब एक आइटम का कुछ मार्क प्राइस होगा, उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस आया है 1200, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, ये मार्क प्राइस है, ये पहले 100 यूनिट्स था लेकिन उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 80 यूनिट्स, ठीक है। और जब हम मार्क प्राइस को 20% डिक्रीज किए तो हमारा कितना आया, ये सेलिंग प्राइस 1200, ये 1200 आ गया। तो ये 0 से 0 गया, ये गया 4, ये गया 5, ये गया 3, तो मार्क प्राइस मेरा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1500, ठीक है। ये हो गया हमारा 1500। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला निकालने को। अ सेकेंड डिस्काउंट इज ऑल्सो गिवन, देन फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट। तो हमें सेकेंड डिस्काउंट जो दिया गया है इस आइटम पे वो हमें फाइंड करना है। तो हम इंडिविजुअली देखेंगे कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट से हमारा आंसर निकलता है। तो पहला क्या बोल रहा है, शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% आफ्टर गिविंग द सेकेंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट किस पर दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 8% का, मतलब सीपी में 8% का इंक्रीज हो रहा होगा। मतलब पहले सीपी 100 यूनिट था लेकिन उसमें 8% का इंक्रीज हुआ, तो उसे 108 से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू, और ये मेरा 1200 था सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%। एडिशनल सेकेंड डिस्काउंट दिया गया इस पे और फिर हमारा प्रॉफिट हुआ 8% का, ठीक है। तो हमें सीपी तो पता ही नहीं है कि हम ये सेकेंड डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल सके। अगर हमें सीपी पता होती, कॉस्ट प्राइस पता होती, तो ना हम निकाल सकते कि हाँ 1200 में भी वापस से क्या डिक्रीज या डिस्काउंट दिया गया कि हमें ये 8% का प्रॉफिट हुआ। तो इससे हम फर्स्ट स्टेटमेंट के डेटा से हम सेकेंड डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के डेटा से हमें ये सेकेंड डिस्काउंट तो नहीं मिला, तो आइए अब सेकेंड स्टेटमेंट के डेटा से हम सेकेंड डिस्काउंट निकालते हैं। तो इसमें क्या बोला है, ओवरऑल डिस्काउंट इंक्लूडिंग द सेकेंड डिस्काउंट वाज 28%। तो ये 28% क्या है, ओवरऑल डिस्काउंट है। तो हमें पहला डिस्काउंट मिला 20% का, और फिर सेकेंड क्या डिस्काउंट मिला कि हमारा ओवरऑल डिस्काउंट 28% का हो गया। तो जब भी ऐसा ओवरऑल डिस्काउंट बोले तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि एक, जैसे ये पहला डिस्काउंट हुआ एक ए, फिर बी मेरा दूसरा डिस्काउंट हो गया, और फिर ये माइनस होता है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये फॉर्मूला यूज होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट या ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए। तो हमारा ए है पहला डिस्काउंट, कितना मिला था 20% का, बी है मेरा दूसरा डिस्काउंट जो हमें निकालने का है, तो ए था 20 इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ये शॉर्टकट ट्रिक आप जो बोल लें। और ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया हुआ सेकेंड स्टेटमेंट के अनुसार 28, ठीक है। ये गया 5 से, अब b माइनस b बाई 5 कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5b माइनस b यानी 4b बाई 5 इज इक्वल टू 28। 20 को इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 8, 4b इज इक्वल टू 5, ये गया 2 से, b इज इक्वल टू आ गया 10।
मतलब सेकंड डिस्काउंट कितना है 10%। तो हमारा स्टेटमेंट 2 के डेटा से हमारा आंसर निकल गया। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम ए स्कूल 30% ऑफ द बॉयज एंड 24% गर्ल्स ऑफ द टोटल गर्ल्स वेंट इन साइंस एग्जीबिशन। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज का 30% साइंस एग्जीबिशन में गया और गर्ल्स 24% आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। यानी बी मैंने माना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज और जी माना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्या पूछा है, व्हाट आर दी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इस स्कूल में कितनी है। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट के डेटा से इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन साइंस एग्जीबिशन आर 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। तो नंबर ऑफ बॉयज इन साइंस एग्जीबिशन कितने थे, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो लिखेंगे 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। और ये कितने थे, 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। तो B बाई जी कितना हो जाएगा, 24/30। ये गया 8 से, ये गया 4 और 5। इससे सिर्फ हम रेशियो निकाल सकते हैं बॉयज और गर्ल्स का। इससे हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ एक इमेजिनरी वैल्यूज दिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से हम नहीं निकाल सकते इसका आंसर। आइए अब स्टेटमेंट 2 से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु वेंट इन साइंस एग्जीबिशन वॉज 72। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गई थी साइंस एग्जीबिशन में, 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो हम जब 24 को 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 72। और जी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है, तो यही पूछा था क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल कितनी आ जाएगी, 300। तो हमारा ये सेकेंड स्टेटमेंट के डेटा से हमारा आंसर निकला है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, द डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज अलोन sufficient to answer the question while the data in statement 1 alone is not sufficient to answer the question। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते क्या बोल रहा है। A has a known amount with him and B has 10% more than A। मतलब B के पास 10% मोर अमाउंट है A से। तो B और A के अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 11/10। इसे x मान लेते हैं, 11x और 10x। ठीक है, फाइंड हु विल हैव मोर अमाउंट। हमें फाइंड करना है कि किसके पास ज़्यादा अमाउंट रहेगा, या B के पास या A के पास। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर निकलता है कि नहीं। क्या बोला है, A पुट हिज अमाउंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। ये कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम में है, तो ये 10% ही रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट परसेंट इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए। ये होता है इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट ईयर यानी A प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकेंड ईयर यानी B, और फिर A इंटू B बाई 100। तो पहले ईयर का इंटरेस्ट रेट क्या है, 10%, और दूसरे ईयर भी सेम 10% ही रहेगा क्योंकि 2 साल के लिए यहां पर बोला गया है। तो ये भी हो जाएगा 10। फिर A इंटू B 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 कट जाएगा। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना आएगा, 10 + 10 20 और +1 कितना आ जाएगा, 21%। इतना इंटरेस्ट मिलेगा इसको प्रिंसिपल पे। तो हमें पता है कि A का प्रिंसिपल कितना अमाउंट लगाया था, 10x। तो उसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 year कितना मिलेगा उसे, 10x प्लस 10x का
21%। तो ये इधर से गया तो उसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? 12.1x ये मिलेगा उसे टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years। अब आइए बी का अमाउंट निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि इससे तभी पता चलेगा कि किसे ज्यादा अमाउंट मिला, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट 2 में जाना पड़ेगा। आइए अब सेकंड स्टेटमेंट से बी का अमाउंट निकालते हैं। तो क्या बोल रहा है? बी पुट हिज अमाउंट एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 year। तो इसमें क्या बोला है? हाफ ईयरली है, लेकिन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया? पर एनम बोला है। तो हाफ ईयरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 8%, क्योंकि अगर पूरे साल का 16 है तो 6 महीने का क्या हो जाएगा? हाफ। 16 का हाफ 8%। तो पहले हाफ ईयरली के लिए 8% और फिर दूसरे हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट 8%, ऐसा ही होगा। तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 8 इंटू 8 बाई 100। तो टोटल कितना परसेंट आएगा? 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 यानी 0.64। तो टोटल कितना आ जाएगा? 16.64। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट किस पर मिलना है? ये 11x प्रिंसिपल पर मिलना है। तो टोटल अमाउंट बी का क्या हो जाएगा? 11x तो प्रिंसिपल था उसका, और इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 11x का 16.64%, इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.83x। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 11x और इसको, तो कितना आ जाएगा? 12.83x। मतलब बी का अमाउंट क्या आ गया? 12.83x। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया कि बी का अमाउंट ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। यही हो जाएगा। हमें जरूरत नहीं है निकालने की, कि जरूरी है कि हम डेटा को निकालें ही। अगर हमें पता है कि इस सेकंड स्टेटमेंट के डेटा से हमारा बी का अमाउंट निकल जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट कैन आंसर द अबव क्वेश्चन। हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं? या तो बी का अमाउंट छोटा आएगा या तो बड़ा आएगा। तो लेकिन ये तो हमें पता चल जाएगा ना कि किसका अमाउंट ज्यादा है। तो हम डायरेक्टली ई को पहले ही आंसर बता सकते थे कि हमारा अबव क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा जब हम ये बोथ स्टेटमेंट को डेटा को कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के आंसर हैं। आप चाहे तो रीचेक कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप इस लेक्चर की PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। एंड टिल देन, सी यू सून एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। Thanks for watching this video. If you liked it, do give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you can get regular updates of the uploaded videos. Thank you.